हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोफिन की। थायोफिन की केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की हम स्टडी कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो इसका बचता है, जैसा कि 3 स्टेप में हम पढ़ रहे हैं इनको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और देन लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एरोमेटिकता और आणविक संरचना। इसकी देखिए जो एरोमेटिसिटी है, पीरोल और हमने पढ़ा थायोफिन से पहले पढ़ा फ्यूरेन, उससे थोड़ी सी भिन्न है इसमें एरोमेटिकता, लेकिन यहां पर भी जो सिमिलरिटी है वो क्या है। देखिए थायोफिन इस प्रकार से होता है, आप पढ़ चुके हैं इसको। ये थायोफिन है, ये कार्बन है, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी और यहां पर भी कार्बन परमाणु है। इसमें क्या है, एवरी कार्बन एटम, एवरी सी एटम एंड सल्फर एटम, मैं क्या लिख दूं, एस एटम लिख देता हूं। एस एटम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 संकरित होता है, जैसे सभी में औरों में होता है। दूसरी बात, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब यहां पर कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, प्लेनर बनेगी। तो ये क्या होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, समतलीय प्लेनर स्ट्रक्चर होगी इनके बीच में। फॉलो हकल रूल, फॉलो हकल रूल सभी फॉलो करते हैं। क्या होता है, 4n+2π। तो इसकी जो वलय होती है, रिंग होती है, उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें माइग्रेट होते हैं। जब ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और कैसा होता है, साइक्लिक फॉर्म में रहता है, और हम लिख दें साइक्लिक फॉर्म में रहता है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो देन इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसा कंपाउंड है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये बात हम देख चुके हैं। हिंदी में भी इसी प्रकार से हम देखेंगे इनको, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु और सल्फर परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, समतलीय संरचना होती है। ये हकल नियम का पालन करते हैं। हकल नियम क्या है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो अप करते हैं। चक्रीय संरचना होती है और कैसे होता है, इसीलिए ये एरोमेटिक यौगिक है। ये बात इतनी आपने समझ ली। अब अगली जो बात है इसमें देखिए, जो थायोफिन है इसमें जो प्रत्येक कार्बन परमाणु की हम बात करें, मैंने ये बात कहा था इसकी एरोमेटिकता, इसकी एरोमेटिसिटी पायरोल और फ्यूरेन से थोड़ा सा अलग है। अब अलग क्यों है, पायरोल में कौन सा होता है, नाइट्रोजन परमाणु होता है। नाइट्रोजन को हम देखें 7 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1s2, 2s2 और 2p3। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। और डी यहां पर नहीं होता है, डी यहां पर नहीं है, डी ऑर्बिटल आपको 2d नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन की बात करूं, D8O8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4, यहां पर भी डी नहीं है। अब यदि हम सल्फर की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 16 है, 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। कितना हो गया, 16। साथ ही साथ यहाँ 3d भी रहता है, ये क्या है, 0। तो ये वैकेंट है, कैसा है, रिक्त है, वैकेंट है। इसमें डी ऑर्बिटल भी पाया जाता है सल्फर में, इसलिए इसकी एरोमेटिकता क्या होती है, इनकी तुलना में क्या रहती है, ज्यादा होती है। हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें, अनुनादी ऊर्जा, रेजोनेंस
एनर्जी पहले भी हमने बताई थी, इसकी अप्रोक्स कितनी होती है 117 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज्यादा है। पीरोल से, फ्यूरेन से, बेंजीन से, प्रीडीन से, ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इनको यदि कंपेयर करें, बेंजीन है, जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगभग 49 किलो जूल पर मोल ही होती है। अब बेंजीन के कंपेयर में इसकी एरोमेटिकता इतनी ज्यादा क्यों है? इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिससे रिंग के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, या डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, हम क्या कहेंगे इसको, डीलोकलाइज्ड हो रहते हैं। जब डी ऑर्बिटल्स में भी क्या रहते हैं, वैकेंट जो डी ऑर्बिटल्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन, रिंग के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो इसकी एरोमेटिसिटी जो है काफी बढ़ जाती है। अब देखिए, तो इसमें दो प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं यहां पर मिलेंगी। कौन किस प्रकार से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी उनको हम देख लें। देखिए, दो प्रकार की होंगी। पहली, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यहां पर क्या रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स रहते हैं। यदि हम बात करें तो यहां पर जो है इसकी रेजोनेटिंग पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड, जो पीजेड असंकृत, क्या है, असंकृत रहता है एक पीजेड, है ना। तो इसके कारण किस प्रकार इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसको समझ लें। ये सल्फर है, यहां पर क्या होगा, ये यहां पर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर माइग्रेट होंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, यहां पर माइग्रेट होंगे और ये इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आ गया। अब क्या होगा, ये यहां पर गया, ये यहां पर जाएगा चार्ज। कई बार हम पहले भी बना चुके हैं इनको, आपने देखा होगा। ये सल्फर, डबल बॉन्ड, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये डबल, ये यहां पर जाएगा तो ये यहां पर गया। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सल्फर, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, इस प्रकार से बन रही। आप देख रहे हो मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को ये रिंग में माइग्रेट होंगे, वलय में माइग्रेट होंगे इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में माइग्रेट हो रहे हैं। अब देखिए, ये यहां पर था ना, ये यहां गया और ये यहां पर आया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, माइनस, इस प्रकार से बनी। आगे देखिए कैसे बनेगी, ये यहां पर गया और ये यहां पर आ गए और ये इस प्रकार से। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसे बनेगा, ये सल्फर, देखिए इसको, इसमें कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहां पर कैसा आया, पॉजिटिव। इस प्रकार से इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है। तो आप देख रहे हो कि रिंग में क्या हो रहा है, वलय में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोला जाता है, वलय में इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। वलय में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसलिए क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू पीजेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब दूसरे प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर एटम्स। सल्फर में भी हमने देखा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसके कारण किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, इनको देखें। ये
अब देखिए कैसे बनेगी, ये यहां पर आ जाए इलेक्ट्रॉन, अब इसमें आएंगे कहां पर, डी ऑर्बिटल में, तो ये थे ही, ये डबल बॉन्ड हो गया और चार्ज अब जो है कैसे यहां पर क्रिएट हो गया माइनस, और यहां पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये यहां पर चला जाए तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये माइनस तो है यहां पर, इधर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाए तो देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये माइनस है, ये पॉजिटिव, ये यहां पर चला जाए ये पॉजिटिव। इस प्रकार से आप देख रहे हो, इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनेगी। अब डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, अब क्या होगा, यहां चला जाइए, इसको यूं लिख दें, तो ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड और ये इस प्रकार से, इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड इस प्रकार से बनता है। देखिए ये सल्फर, यहां पर अब कैसे चार्ज है पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, इस प्रकार से बनती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये भी आप आनी चाहिए। अब देखिए इसमें हम देखें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, देखिए कार्बन जो है क्या होता है, C6 होता है, 1s2 2s2 2p, कितना लिख दूं 2, ये 2s और ये क्या है 2p, ये इसका px py और ये pz, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर इस प्रकार से। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट होकर कहां चला जाएगा pz में, ये px py pz 1 1। इतनी बात आपके क्लियर है, छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या करेंगे sp2, ये नंबर अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, असंकृत, तो 3 यहां पर क्या बनेंगे, ये क्या बनेंगे sp2 और एक ये क्या रहेगा pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर। तो कार्बन परमाणु की ये पोजीशन है कि 3 sp2 हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। चलिए देखिए ये तो इसका हो गया कार्बन का। अब मैं बात करूं किसकी, देखिए अब यदि मैं बात करता हूं किसके, सल्फर परमाणु की, इसकी बात करूं सल्फर की, सल्फर क्या है 16, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p4। सल्फर में ये पोजीशन है, यहां पर देखिए ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसको लिखेंगे हम 3s और ये क्या है आपका 3p, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 2 3 और ये सल्फर जो है एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s में 2 रहेंगे और 3p जो है px py pz, ये जो है
क्या करेंगे, 3sp2, 3sp2 बनाएंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, और एक pz रहेगा उसमें भी, ये sp2 3, ये pz, यहां भी एक क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा आपका। टू पी 4 कर दिया। इतनी बात क्लियर है आपके। यहां पर कैसे कैसे हो रहा है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर 3sp2 बने और इस कार्बन के और सल्फर पर 3sp2 बने। एक sp2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 में एक एक है, और वहां पर pz में 2 है। अब देखिए इनको बनाना सीखिए आप, कैसे बनाएंगे। देखिए ये कार्बन, ये 2 कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये सल्फर। sp2 है, यही तो है, ये देखिए sp2 इस प्रकार से रहते हैं। ये इस कार्बन के बना दिए। इस कार्बन के sp2 की बात करूं, ये इसका sp2 हो गया, ये ओवरलैपिंग होगी sp2 की। इस कार्बन के sp2 की बात करूं, ये इसका sp2 हो गया। इस कार्बन की बात करूं, ये इसका sp2। अब सल्फर का sp2 देखिए, सल्फर में क्या रहेगा, ये sp2, ये sp2 और एक ये। अब इसमें यहां पर देखिए ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पर ये क्या जुड़ रहा है, H, ये H और ये H, ये यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये आप देख रहे हो, मैंने कार्बन के sp2 बनाए, 3 होते हैं sp2 में। अभी आपने देखा कि सब में क्या है, sp2 में कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। pz को हमने नहीं बनाया है, इसको एक एक बना सकते हैं, pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। सल्फर पर देख रहे हो क्या पोजीशन है, 3 sp2 जो हैं सल्फर के, यहां से पता चल रहा है एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 में एक एक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए, और एक अगर बनाना चाहो pz भी बना सकते हो, तो ये pz इनका बन जाएगा। बना देता हूं अनहाइब्रिडाइज्ड, लो pz बना देता हूं, ये इनका क्या बनाया है, ये मैंने pz। वैसे इसकी जरूरत नहीं है यहां पर, तो इसको हटा देते हैं, आगे देखता हूं इसको। इतना समझें पहले, यहां पर ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये आपने देख लिया कि सल्फर के sp2 और कार्बन के sp2 एक वलय का, एक रिंग का निर्माण यहां पर कर रहे हैं। अब देखिए होगा क्या यहां पर देखिए, अब अनहाइब्रिडाइज्ड p को समझें कैसे बनेगा, उसको समझ लें। ये कार्बन, ये कार्बन, और ये क्या जुड़ रहा है, सल्फर, ये है।
अब अनहाइब्रिडाइज्ड पी को बनाता हूं मैं। देखिए पी डंबल शेप में होता है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अब इनकी सब में क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे पी जेड में, ठीक है नहीं, ये देख लो आप, पी जेड में 2 हैं, बाकी सब में क्या है, एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड में, मैं उसे ही बना रहा हूं। यहां पर देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाकी में कितने, एक एक थोड़ा नीचे कर देता हूं हल्का सा, देखो अब दिख जाएगा आपको क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओवरलैपिंग, ये लोब्स जो ऊपर वाली ये यहां से जुड़ी, और ये ऊपर वाली लोब्स को आप क्या करें, जोड़ दें, ये इससे ये ऊपर वाली लोब्स को जोड़ दिया आपस में। इसके बाद नीचे वाली लोब्स को जोड़ दें, देखो ये नीचे वाली लोब्स और इसके नीचे ये नीचे वाली लोब्स को जोड़ दी। इस प्रकार से अनहाइब्रिडाइज्ड पी को हम बनाएंगे। एक अगर मैं बनाना चाहूं तो ये इसका sp2 ऐसे बना सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड था इसका, है ना। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इसमें जो है ये सब चीजें आपने सीखी कि इसकी एरोमेट्रिसिटी ज्यादा क्यों होती है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनती हैं, अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेंगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है किसमें, कार्बन के, और जब सल्फर की बात करें उसके sp2 में क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है और दूसरा लोन पेयर कहां रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी में रहता है, पी जेड में। वो सब चीजें हमने यहाँ पर सीखी। तो इनको आप लगातार देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।